बहुत समय पहले एक बहुत ही बड़ा आम का पेड़ था। वहाँ एक मनु नाम का बच्चा उस आम के पेड़ के पास खेलने आया करता था। आज मनु पेड़ पर बैठकर आम के फल खा रहा था। वाह भाई, ये फल तो बहुत ही बढ़िया है। पेड़ महाराज, आप ऐसे ही मीठे और रसीले आम तैयार किया कीजिए, मुझे ये बहुत पसंद है। अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही फल तैयार किया करूँगा। और फल खा लो बेटा। हाँ बिल्कुल, और ये टहनियाँ भी बहुत मजबूत है आपकी। आप तो काफी विशाल हैं पेड़ महाराज। मैं इस धरती पर बहुत समय से हूँ बेटा। बहुत धूप देखी, बहुत छांव देखे, गर्मी, बारिश, सर्दी, बसंत, ना जाने इन वर्षों में कितनी ऋतुएं आई और चली गईं। आपने इतनी धूप सही और बारिश देखी, पर फिर भी आप हमसे बिना कुछ मांगे छांव देते हैं। आप तो सचमुच बहुत अच्छे हैं पेड़ महाराज। तुम मेरी छांव पाकर खुश हो ना? मेरे लिए यही बहुत खुशी की बात है मेरे बच्चे। आराम से खा लो। बहुत खेल लिया पेड़ महाराज, अब मैं यहीं आपकी छांव में सो जाऊंगा। ठीक है बेटा, सो जाओ। मनु टहनियों से उतरकर पेड़ की छांव में सो जाता है। कुछ देर शीतल हवा में लेटने के बाद एक लड़का वहां आ जाता है और मनु को उठा देता है। कौन हो भाई? इतनी अच्छी नींद आई थी, उठा दिया। मेरा नाम अनुज है, इस गांव में नया आया हूँ, मेरे दोस्त बनोगे? हाँ बिल्कुल, आओ चलो तुम्हारे घर चलते हैं खेलने के लिए। चलो, मेरी मम्मी ने पकवान भी बनाए हैं। मनु अनुज के साथ उसके घर खेलने चला जाता है। मनु पेड़ को बहुत प्यार करता था और पेड़ मनु को। देखते ही देखते समय बीत गया और अब मनु 6 से 12 वर्ष का हो गया था और पेड़ के पास खेलने नहीं जाता था। एक दिन मनु पेड़ के पास आता है। पेड़ बहुत खुश हो जाता है, पर मनु कुछ दुखी सा दिखाई दे रहा था। क्या बात है मनु, बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो? आओ, कुछ देर मेरे साथ भी खेल लो। अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा, अब पेड़ों के पास नहीं खेलता मैं। पेड़ को ये सुनकर थोड़ा बुरा लगा, पर उसने मनु से कहा, कोई बात नहीं मनु। अच्छा ये तो बताओ कि तुम उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? मुझे खिलौने चाहिए, पर मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा, अब मैं खिलौने तो नहीं उगाता, आम उगाता हूँ मनु। इसीलिए तो कहा रहने दो आप। लेकिन हाँ, तुम ये आम लो, इन्हें बेचकर तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, फिर तुम खिलौने खरीद लेना। अब मेरे पास खिलौने हो जाएंगे। आपका धन्यवाद पेड़ जी। लो, अभी फल गिराए देता हूँ, इन्हें बिन लो और जाकर बेच देना। जी पेड़ जी। पेड़ ने अपनी इच्छा से कई सारे फल गिरा दिए। बड़ा ही अनोखा दृश्य था। बस प्रेम के लिए बिना किसी स्वार्थ पेड़ स्वयं अपने फल दे रहा था, ताकि उस बच्चे की मनोकामना पूरी हो और वो खुश हो जाए। मनु ने सारे फल अपने कपड़ों में बांध लिए और कहा, अब मैं खूब खिलौने खरीदूंगा अपने फलों से। बस तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। ये कहकर मनु चला गया। उसने कई सारे खिलौने खरीदे। फल ले जाने के बाद कई वर्ष बीत गए, पर मनु नहीं लौटा। पेड़ बहुत उदास था। आज मनु, जो लड़के से अब आदमी हो चुका था, फिर पेड़ के पास लौटा। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हो गया। मनु, लगता है आज इतने वर्षों बाद तुम्हें मेरे साथ खेलने का मौका मिला है। मेरी टहनियों पर खेलोगे या ये मीठे रसीले फल खाओगे या फिर मेरी छांव में आराम करोगे? मेरे पास खेलने का समय नहीं है। ऐसा क्यों भाई? बचपन में तो यहीं आकर मेरी छांव में आराम करते थे और टहनियों पर खेलते थे। हाँ, पर तब मैं छोटा था। अब मेरा परिवार है, मुझे उनके लिए काम करना है और घर बनाना है। पेड़, तुम मेरी इसमें कुछ मदद क्यों नहीं करते? अच्छा, पर मेरे पास तो घर है नहीं, तो मैं तुम्हें घर कैसे दूं? हाँ, सही कह रहे हो। तुम उदास मत हो, मेरे पास घर तो नहीं है, पर तुम ये टहनियां ले जाओ, इनसे तुम अपना घर बना लेना। क्या सच?
हाँ बिल्कुल। तभी वहाँ मनु की पत्नी आ गई। चलिए जी, घर नहीं चलना है क्या आपको? आओ तनुश्री, तुम्हें घर चाहिए था ना, बस समझो हो गया। वो कैसे? ये पेड़ यहाँ बचपन से है और बहुत विशाल भी है। इसकी शाखाएं काटकर हम एक घर बना लेंगे। नया घर? वाह, ठीक है, इसकी शाखाएं काट लेते हैं और नया घर ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल, चलो अभी चलते हैं। कल मैं सारी लकड़ियाँ ले जाऊंगा। वो विशाल पेड़ बहुत ही खुश था। मनु को खुश देखकर मानो वो झूम रहा था। अगली सुबह आती है और मनु एक बैलगाड़ी पर सारी टहनियाँ काट कर रख लेता है। बस पेड़, ये आखिरी टहनी रह गई है। बाकी सारी टहनियाँ मैं ले जा चुका हूँ। बहुत बढ़िया, जल्दी से अपना घर बना लेना और फिर आना यहाँ, कुछ देर खेलना और फिर मेरी छाया में आराम करना। बिल्कुल पेड़, मैं जरूर आऊंगा। मनु वहाँ से चला गया। पेड़ बहुत ही खुश था क्योंकि मनु शायद अब उसके साथ खेल लेता, लेकिन मनु फिर से लौटकर नहीं आया। अब कई वर्ष बीत गए और मनु अब कुछ बूढ़ा सा होने लगा था। पेड़ मनु को देखकर हर्ष से भर उठा। आओ मनु, मेरे साथ खेलो। बहुत दिन हो गए तुम्हें यहाँ आए। मेरे बाल देख रहे हो, अब ये कुछ सफेद होने लगे हैं। बहुत काम कर लिया, अब बस जीवन जीना चाहता हूँ। यही गंगा नदी में एक कश्ती चलाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक कश्ती दे सकते हो? तुम ऐसा करो कि मेरे तने को काट ले जाओ। इससे कश्ती बनाना बहुत मजबूत बनेगी और दूर तक तैरेगी। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ जी। अब मैं अपने परिवार के साथ उसमें घूमने जाऊंगा। जरूर, खूब मजे करना। मनु पेड़ का तना काट कर ले गया। अब बस पेड़ जी की जड़ें और थोड़ा टुकड़ा ही बचा रह गया था। कुछ दिन बीते और मनु अपनी पत्नी तनुश्री के साथ उस कश्ती में बैठा था और नदी के नजारे देख रहा था। कितने वर्ष बीत गए आपके साथ। उस पेड़ ने काफी मदद की है हम दोनों की। नया घर दिया और आज एक कश्ती भी दे दी, पर अब उसके पास देने के लिए बचा ही क्या है। उस पेड़ ने पहले से ही हमें बहुत कुछ दिया है और सिर्फ इतना ही नहीं, बचपन से मैं वहाँ खेला। खिलौने के पैसे भी उसी पेड़ के फल को बेचकर जमा किए। हाँ, बहुत मदद की है उसने। नहीं, तुम समझी नहीं तनुश्री। क्या नहीं समझी मैं? समझाइए ना। वो ये कि बात सिर्फ मदद करने की नहीं है, उसके प्रेम की है। जब घर नहीं था तो टहनियाँ दे दी, जब कश्ती मांगी तो तना दे दिया, पैसे मांगे तो फल दे दिए। यानी जब कोई व्यवस्था ना भी थी, उसने हर प्रकार का सहारा दिया। हाँ, अब मैं समझी। बहुत मूल्य है उनका। वो तो बिन मोल ही बिक गए मेरे लिए। कोई बात नहीं, कश्ती से घूमने के बाद समय मिलते ही वहाँ जाऊंगा। जी बिल्कुल, पर यही रोज के मसले हल ना हुए और मनु अपना वादा फिर भूल गया। कई वर्ष बीत गए पर मनु आया ही नहीं और पेड़ की जड़ें भी अब बूढ़ी हो गई थी। आखिरकार बूढ़ा होने के बाद मनु वहाँ कांपते हाथों के साथ आया। जब पेड़ था तब मुझे शायद थोड़ा और खेल लेना चाहिए था। तभी मानो मनु को पेड़ की आवाज सुनाई देने लगी। माफ करना बेटा, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा। अब कोई आम नहीं है तुम्हारे लिए। कोई बात नहीं, मेरे पास खाने के लिए अब दांत भी नहीं है। ना मेरे पास टहनियां है, ना ही मेरा तना बचा है जिस पर तुम चढ़ सको। पेड़ पर चढ़ने के लिए वैसे भी अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन अब सच में मेरे पास कुछ नहीं तुम्हें देने के लिए। वो शीतल छाया भी नहीं है। अब बस ये मेरी सूखती बूढ़ी जड़ें बची हैं। ये कहते हुए पेड़ की आंखों में आंसू आ गए। मुझे अब कुछ ज्यादा नहीं, बस आराम करने के लिए एक जगह चाहिए। इतने वर्षों के बाद अब मैं बहुत थक गया हूँ।
बस यहाँ कुछ समय के लिए आराम करना चाहता हूँ। बूढ़ा पेड़ करुणा से भर गया और उसने खुशी से कहा, अच्छा है, पुरानी जड़ें आराम करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह मानी जाती है। यहाँ तुम्हारे जीवन के सफर की थकान उतर जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ लेट जाता हूँ। मनु वहाँ जाकर लेट गया और फिर उस गुजरे कल के पेड़ के पास उसने वो छाया पाई जो सूरज की धूप से नहीं बल्कि जीवन की धूप से बचाती है। ये कहानी सिर्फ पेड़ और मनु की नहीं बल्कि हम सबकी है। पेड़ माता पिता की तरह निस्वार्थ होते हैं। जब इंसान की उम्र कम होती है तो वो माता पिता से बहुत जुड़े होते हैं, पर जैसे जैसे जीवन में नए लोग आते हैं वो कुछ दूरी बना लेते हैं और सिर्फ आवश्यकता पड़ने पर ही उनके पास आते हैं। पर कुछ भी हो, माता पिता हर परिस्थिति में, चाहे उनके पास आपकी मांग पूरी करने का साधन हो या ना हो, वो आपका साथ देते हैं और आपके स्वार्थ पर उन्हें कोई मलाल नहीं होता। बालवीर की उम्र 55 साल हो चुकी थी और उसके तीनों बेटे अब जवान हो चुके थे, पर तीनों के पास कोई भी काम धंधा नहीं था। बालवीर सोचता है कि वो अपने बेटों को अपनी संपत्ति बांटने के बजाय उनको कोई काम दे ताकि वो मेहनत करना सीख सकें। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों को कोई व्यवसाय सौंप दो ताकि तुम अपने अपने पैरों पर खड़े हो सको। बालवीर की ये बात सुनकर उसके दो बेटे खुश हो गए कि पिताजी उनको व्यवसाय चुनकर दे रहे हैं, पर सबसे बड़ा बेटा अधिवीर इस बात से सहमत नहीं था। ये क्या पिताजी, जब आपके पास इतनी संपत्ति है तो हम लोगों को कोई काम करने की क्या जरूरत है? आप अपनी संपत्ति हम सब में बराबर बांट दीजिए और बात खत्म कीजिए। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करने वाला। अगर मैं तुम्हें सारी संपत्ति बांट दूंगा तो तुम लोग कभी मेहनत करना नहीं सीखोगे, और वैसे भी दूसरे की कमाई का कब तक खाते रहोगे? कभी ना कभी तो खुद का काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, जब आपने सोच ही लिया है तो बता दीजिए कि आप हमसे कौन सा व्यवसाय कराना चाहते हैं। मैं तुम तीनों को 20-20 मुर्गियां खरीद कर दूंगा और तुम मुर्गी पालन करोगे। ये बात सुनकर अधिवीर और भी उदास हो गया। वो समझ रहा था कि उसके पिताजी ने उसके लिए कोई कारखाना बनाने की सोची होगी। इस काम में तो मेहनत ही मेहनत है, कोई ऐसा काम दे दीजिए जो आसानी से हो सके। मेहनत वाला काम है, इसीलिए तो मैंने ये काम चुना है। तुम सबकी उम्र 30 साल के ऊपर हो चुकी है, पर अभी तक तुम लोग बेरोजगार हो। मुर्गी फार्म चलाने से कम मेहनत करना तो सीखोगे। अब बालवीर अपने तीनों बेटों में से हर एक को 20 मुर्गियां खरीद कर देता है और सबको मुर्गियां रखने के लिए एक एक लोहे की जाली भी देता है। लगता है पिताजी का दिमाग इस बुढ़ापे में काम करना बंद कर रहा है। अच्छा खासा तीनों को संपत्ति का बराबर हिस्सा दे देते तो क्या बिगड़ जाता। पता नहीं कहां से ये आफत सर पर खड़ी करके दे दी। अधिवीर बुरे मन से मुर्गियों और लोहे की जाली लेता है और खाना खाने के लिए चला जाता है। आज तो खाना खाकर जल्दी सो जाऊंगा, कल से तो मुर्गियों की सेवा में ही लगना पड़ेगा। अधिवीर खुद तो खाना खाकर सो जाता है, पर वो अपनी मुर्गियों को दाना डालना भूल जाता है और उसकी मुर्गियां पूरी रात भूखी रहती हैं। अगली सुबह भी वो देर से उठता है। उठ जा बेटा, तेरी मुर्गियों ने तो चिल्ला चिल्ला कर सारा घर सिर पर उठा लिया है। उनको कुछ दाना पानी दे दे, नहीं तो चिल्ला चिल्ला कर मेरे कान खराब कर देंगी। जाकर देखता हूँ कि क्या बात हो गई है। अधिवीर जाली के पास पहुँचता है तो देखता है कि मुर्गियां भूख से फड़फड़ा रही हैं। वो उनके लिए कुछ दाना लाता है। भूखे होने की वजह से मुर्गियां वो दाना फटाफट चुगती हैं। पता नहीं किस जन्म से भूखी है, एक ही झटके में इतना दाना खत्म कर दिया।
यही हाल रहा तो ये मुर्गियां मुझे जल्दी ही कंगाल कर देंगी। अधिवीर के दोनों भाई अपनी मुर्गियों को समय समय पर दाना और पानी देते हैं, जिससे उनकी मुर्गियां हर दिन अंडे देने लगती है। पर अधिवीर की मुर्गियां सही खान पान न होने की वजह से सप्ताह में एक ही दिन अंडा देती हैं। पिताजी ने भी मेरे साथ धोखा कर दिया। हर दिन अंडा देने वाली मुर्गियां छोटे भाइयों को दे दी और ये एक हफ्ते में अंडा देने वाली मुर्गियां मेरे सर पर रख दी। क्या करूंगा मैं इनका? अब अधिवीर के दोनों छोटे भाई अपनी मुर्गियों के अंडे बेचने लगे, जिससे दोनों भाई हर दिन पैसे कमाने लगे। ये देखकर उनकी माँ भी बहुत खुश हो गई। इन्होंने अच्छा दिमाग लगाया। घर में बेकार बैठे लड़कों को मेहनत वाला काम भी मिल गया और वो अच्छे पैसे भी कमाने लगे हैं। मेहनत की मेहनत और कमाई की कमाई। दोनों भाई जल्दी ही अंडे बेचकर खूब पैसे कमा रहे थे, पर अधिवीर के पास हफ्ते में ही अंडे जमा हो पाते थे। वो दोनों भाइयों की इस सफलता को देखकर जलने लगा। मेरी मुर्गियां अंडे नहीं दे रही हैं। जरूर इसमें छोटे भाइयों का कुछ झोल है, पर मैं भी कम नहीं हूँ। आज रात सारी बाजी ही पलट दूंगा। जैसी ही रात होती है और सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं, यही सही समय है। अब दिखाता हूँ मैं अपना कर्तव्य। अधिवीर अपने हिस्से की 10 मुर्गियां एक भाई की जाली में रखता है और वहां से हर दिन अंडा देने वाली 10 मुर्गियों को अपनी जाली में ले आता है। साथ ही अपनी दूसरी 10 मुर्गियां दूसरे भाई की जाली में रखता है और वहां से भी 10 मुर्गियों को अपनी जाली में रख लेता है। ये हो गई मुर्गियों की अदला बदली। वैसे भी सभी मुर्गियां एक ही रंग की हैं। किसी को क्या पता चलेगा कि मैंने मुर्गियां बदली है। मुर्गियों की अदला बदली करने के बाद अधिवीर अपने कमरे में जाता है। अगली सुबह वो देर से उठता है। अब से तो मैं भी हर दिन अंडा गिनूंगा और बाजार में अंडे बेचकर अच्छे पैसे कमाऊंगा। अधिवीर की चुराई हुई मुर्गियों को समय पर खाने की आदत थी और दाना न मिलने की वजह से वो लोहे की जाली को ही चुगने लगी, जिससे वो लोहे के अंडे देती है। जब अधिवीर जाली के पास जाता है तो लोहे के अंडे देखकर वो हैरान हो जाता है। ये क्या? ये मुर्गियां तो लोहे के अंडे दे रही हैं। लगता है मेरे दोनों भाई लोहे के अंडे बेचकर ही इतने पैसे कमा रहे हैं। अधिवीर के दिमाग में एक विचार आता है कि वो इन लोहे के अंडों को लुहार के पास बेचेगा और वो लुहार से बात करने के लिए उसके पास जाता है। कैसे हो लुहार भाई? जैसा पहले था वैसा ही हूँ। काम धाम कुछ चल नहीं रहा है, कैसा होऊंगा? लगता है तुम थोड़े गुस्से में हो, पर मैं अभी तुम्हारा गुस्सा शांत किए देता हूँ। मेरे पास ऐसी चीज है जिससे तुम और मैं दोनों अच्छे पैसे कमा सकते हैं। बात को जलेबी की तरह घुमा कर मत बोलो। क्या चीज है? साफ साफ कहो। मेरे पास 20 मुर्गियां हैं जो लोहे के अंडे देती हैं। तुम उन लोहे के अंडों को पिघलाकर लोहा बेचो और जो पैसे कमाओ उसका आधा हिस्सा मुझे दे दो। सुबह सुबह मैं ही मिला था बेवकूफ बनाने के लिए। भला ऐसी भी कोई मुर्गी होती है जो लोहे का अंडा देती हो? हाँ, मेरी मुर्गियां देती हैं। क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? नहीं, हरगिज नहीं। और तुम अभी यहाँ से निकल जाओ। एक तो मेरा काम ठीक से नहीं चल रहा, ऊपर से तुम सुबह सुबह मेरा दिमाग खा रहे हो। देखो, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। मेरे पास सच में 20 मुर्गियां हैं जो कि लोहे के अंडे देती हैं। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं कोई भी शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। बोलो, जो भी तुम कहो मुझे मंजूर है। अगर ये बात सच नहीं हुई तो तुम शर्त में अपनी 20 मुर्गियां हार जाओगे। क्या तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? हाँ, खुशी खुशी मंजूर है। पर ये सब मैं खुद अपनी आंखों के सामने देखूंगा। तुम अपनी मुर्गियां यहाँ लेकर आओ। अगर वो लोहे के अंडे देंगी तो मैं उन्हें अच्छी कीमत में खरीद लूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सारी मुर्गियां शर्त के मुताबिक मेरी हो जाएंगी। ठीक है, मैं अभी मुर्गियां लेकर आता हूँ। अधिवीर अपने घर जाता है और वहाँ से अपनी सारी मुर्गियाँ लेकर आता है
लुहार इन मुर्गियों को अपने यहाँ एक जाली में रख लेता है। मुर्गियों को भूख लगी है, इसलिए वो आवाज करने लगती हैं। भूख से चिल्ला रही हैं, इनके लिए कुछ दाना लाना होगा। लुहार दुकान पर जाता है और वहाँ से मुर्गियों के लिए दाना लाता है और जाली में डाल देता है। भूखी होने की वजह से मुर्गियाँ सारा दाना चुग लेती हैं। लगता है तुम इन्हें खाना नहीं खिलाते हो। देखो भूख से कैसे सारा दाना चुग लिया। अधिवीर अब मुर्गियों के अंडे देने का इंतजार करने लगा। कुछ देर में मुर्गियों ने अंडा दे दिया। लो भाई, जाओ जाकर लोहे के अंडे उठा लो। लुहार जाली के पास जाता है और देखता है कि सभी मुर्गियों ने लोहे के बजाय बाकी मुर्गियों के जैसे ही सादे अंडे दिए हैं। ये तो लोहे के अंडे नहीं है। अब तो बेटा तुम अपनी मुर्गियां भी शर्त में हार गए हो। ये कैसे हो सकता है? कल ही तो इन्होंने लोहे के अंडे दिए थे। आपको यकीन नहीं है तो मेरे घर पर चलकर देख लीजिए। मुझे कहीं नहीं जाना। अब तुम यहाँ से जाओ और इन मुर्गियों को हमेशा के लिए भूल जाओ। अब ये मेरी हो चुकी हैं। मुर्गियाँ चले जाने की वजह से अधिवीर बहुत दुखी हो गया, क्योंकि ये सब उसके लालच और आलसीपन की वजह से हुआ था। वो घर आता है तो देखता है कि उसने जो मुर्गियाँ अपने भाइयों की जाली में रखी थी, वे सभी अब हर दिन अंडे दे रही हैं। तेरी सारी मुर्गियाँ कहाँ चली गई? और ये जाली किसने काटी है? सारा लोहा कुतर दिया है। अधिवीर ध्यान से जाली को देखता है तो उसको समझ आता है कि ये जाली मुर्गियों ने भूख से कुतर डाली थी। उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वो सारी बात अपने पिताजी को बताता है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। अब से मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा, साथ ही कड़ी मेहनत करूंगा। पिताजी उसको माफ कर देते हैं और उसे नई मुर्गियां खरीद कर देते हैं, जिन्हें वो अब मेहनत करके पालता है।